अली सोहम, देखो जरा जल्दी क्या बाकी है अभी ये पर्टिकुलर चैप्टर में। डिसऑर्डर्स कुछ बाकी है, वो बता दो क्या डिसऑर्डर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज और वेन्स भी क्या था हम लोग ने, तो अभी डिसऑर्डर्स बाकी है कुछ हार्ट के, तो वो बता दो अभी। Yes, sir. Sir, regulation of cardiac activity. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी मतलब विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कार्डियक एक्टिविटी, राइट? वही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Neural signals. हाँ हाँ, चलो वो डिसऑर्डर्स कर देता हूँ पहले। आई होप यू आर टेकन नोट्स इसके पहले। Rucha, are you there? Yes, sir. Yeah. एक डिसऑर्डर है अरिदमिया। अरिदमिया मतलब क्या? जो रिदम रहता है, हार्ट का कुछ रिदम रहता है, वो रिदम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा अगर अरिथमिया हो गया। तो इस केस में डिजिटालिस नाम का एक प्लांट है, उस डिजिटालिस पर्पूरिया नाम का, उस डिजिटालिस पर्पूरिया नाम के प्लांट से we obtain a medicine called as digoxin। डिगॉक्सिन भी है, डिजिटॉक्सिन भी है। ओके, तो ये मेडिसिन दिया जाता है इसको ठीक करने के लिए। ये भी काफी मतलब नैरो विंडो वाला मेडिसिन है, संभाल के देना पड़ेगा। सो अरिथमिया इट्स अ लॉस ऑफ द रिदम ऑफ द हार्ट। सी पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ठीक है, हाँ ईसीजी भी बाकी है हमारा, ओके वो भी करते हैं। देन वी आर हैविंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एमआईबी बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दिस इज आल्सो लाइक हार्ट अटैक। ओके, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। फिर और एक है दैट इज अरिथमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अंजाइना पेक्टोरिस। angina pectoris. Now why pectoris? Pectoris meaning pectoral girdle. Pectoral girdle कहाँ पे रहता है अली? Where is pectoral girdle and pelvic girdle? pelvic girdle किसको बोलते हैं, pectoral girdle किसको बोलते हैं? चलो जल्दी। हेलो, what is pectoral and pelvis girdle? pelvic girdle, pectoral girdle मतलब जो आपके शोल्डर का जो girdle है, राइट, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना, तो इसके लिए आपका शोल्डर पूरा 360 डिग्री घूमता है, तो वो क्या है, पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विक गर्डल मतलब आपके हिप का जो गर्डल है, जिसमें वो भी आपका पैर भी 360 डिग्री घूम सकता है, इट इज हैविंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वो क्या है, पेल्विक गर्डल। और ये क्या है, पेक्टोरल गर्डल। तो अंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, पूरे लेफ्ट शोल्डर तक पेन शुरू हो जाता है, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रीजन इज इश्चेमिया, कार्डियक इश्चेमिया। व्हाट इज कार्डियक इश्चेमिया? एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्चेमिया? अंजाइना पेक्टोरिस की वजह क्या है, कार्डियक इश्चेमिया। कार्डियक इश्चेमिया क्यों होता है? व्हाट इज कार्डियक इश्चेमिया? सोहम, अली बाबा। When heart is not getting enough oxygen. गुड। So cardiac ischemia is the death of cells due to lack of oxygen. Death of cells due to lack of oxygen. कभी ऑक्सीजन नहीं, राइट, ऑक्सीजन नहीं कहाँ पे, हार्ट। हार्ट के जो सेल्स है उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी फ्लूइड्स की जरूरत है, उनको भी कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, दे आर नॉट हैविंग ऑक्सीजन।
ठीक है, टू परफॉर्म वर्क। तो इसके लिए उनकी डेथ होने लगती है, डेथ ऑफ सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ट्रिमेंडस पेन होता है लेफ्ट शोल्डर में, ठीक है, मतलब हार्ट से शुरू होते हुए लेफ्ट शोल्डर तक जाता है। तो इस केस में दवाई क्या है, इस केस में नाइट्रोग्लिसरीन या कोई भी नाइट्रेट वाला जो ड्रग है ये इसमें काम आएगा। इट्स एन इमरजेंसी ड्रग। तो नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या है, ये इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। उस दवा, इंसान दवाई खाएगा, तो दवाई फिर पेट में डिजोल्व होगी, फिर डिसइंटीग्रेट होगी, फिर अब्सॉर्ब होंगी ब्लड में, फिर काम करेंगी, उतना टाइम नहीं है। यहाँ पे क्विक एक्शन चाहिए। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन का जो टैबलेट है वो इस तरीके से MDT बनाते हैं, माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट। माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट, इसमें क्या करना होता है, इसको जबान के नीचे रखना होता है। कीप दिस माइनर टैबलेट अंडर योर टंग। तो टंग के अंदर ही वो फटाफट सलाइवा के कांटेक्ट में आती है, तुरंत डिसॉल्व होने लगती है और बकल कैविटी से ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। पेट में जाके उतना टाइम नहीं है। तो बकल कैविटी से ही एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद में नाइट्रोग्लिसरीन करता क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, राइट, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो स्पेशली आपका जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी को क्या करेगा, डायलेट करेगा। तो कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो गई तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ब्लड अंदर गश इन होगा। ब्लड जब अंदर आएगा तो ऑक्सीजन भी मिलेगा हार्ट को, और हार्ट का जो प्रॉब्लम है, जो दर्द हो रहा है, वो रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, cardiac ischemia will stop, and similarly angina pectoris will also stop. आप समझ में? Yes, sir. Yeah. So this is called as what? Angina pectoris. नाइट्रोग्लिसरीन कोई भी ऐसा मेडिसिन जो आपको क्या करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकता है। ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला मेडिसिन यहाँ पर चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Yeah. So here we are done with the diseases of the, ये अलग अलग diseases है, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर दिया diseases of the heart। फिर अभी उसके बाद में हाँ, तो अब ये कार्डियक, इसमें मतलब अगर टाइम पे आपको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट मिल गया तो यू कैन सेव द पर्सनस लाइफ। ओके, arrhythmia, myocardial infarction, angina pectoris. Then common disease of the related to cardiac is hypertension, high blood pressure. Hypertension, this is another disease of the heart. Okay, you can say high blood pressure. And similarly, if there is high blood pressure, then there is low blood pressure also. So that is hypotension, right? Hypotension, low blood pressure. तो ये सारे disorders या malfunctions है, ठीक है। अब इसमें और डिटेल में हम लोग देखने वाले एक चीज, क्या देखने वाले कि now how the heart is being regulated. So neural signals मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तो कंट्रोल करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा है एड्रेनालिन वगैरह, वो तो कंट्रोल करते ही है हार्ट को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी चीजें हैं जो हार्ट को कंट्रोल करती है ना, जैसे कि यू विल बी सरप्राइज्ड, जैसे कि हमारा लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, तो फिर उसमें ही बताना मेरा रहेगा। तो अच्छा हो गया, चलो एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी दोनों कैसे लिंक्ड है। हाउ द किडनी हेल्प्स द हार्ट, राइट। अब आपकी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ओके, देयर इज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ठीक है। इफ देयर इज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, राइट, व्हेन देयर इज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, तो किडनी क्या कर रही है, हार्ट को सपोर्ट कर रही है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते जा रहा है तो किडनी मदद करेगी, ठीक है। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो गया तो किडनी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी हार्ट को, तो देखना कि किडनी के पास एक एंजाइम, एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ओके, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ओके, तो रेनिन नाम का ये जो हार्मोन है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, राइट। रिलीज होने के बाद में वी आर हैविंग दिस रेनिन, व्हाट इट विल डू, रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन, राइट। रेनिन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिनोजेन, जेन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। वो इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, कौन, रेनिन। एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा कौन, रेनिन। रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन,
ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी किडनी, अभी हार्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, क्या है, और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते जा रहा है, उतनी ताकत से पंप नहीं कर पा रहा, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते जा रहा है। किडनी को तुरंत सेंस करती है, किडनी के पास रीनल आर्टरी जा रही है ना, तो रीनल आर्टरी में जो बैरो रिसेप्टर्स देते हैं, बैरो रिसेप्टर मतलब वो ब्लड को सेंस, ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। उनको समझ में आ रहेगा अपना भाई जो है हार्ट, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपना उतनी ताकत से पंप नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत पूरी बॉडी में किडनी क्या रिलीज कर देती है, रेनिन रिलीज कर देती है ब्लड में। रेनिन रिलीज करते तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। देन दिस एंजियोटेंसिन 1 is converted to angiotensin 2. Okay, angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 with an enzyme called as ACE, angiotensin converting enzyme, with an enzyme called as ACE, angiotensin converting enzyme। और एक बार एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हो गया, यानी कि 82 रिलीज हो गया, बस काम, ठीक है। मतलब ये 82 क्या करेगा, ये जो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर इसको क्योर कर देगा, इसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा मैं बताता हूँ। तो एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही रिलीज हुआ, इट्स अ पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, एड्रेनालिन के कंपैरिजन में 40 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है, एड्रेनालिन के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा पोटेंट है कौन, एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंट वासो, पोटेंट मतलब हाईली पावरफुल, और वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, वासो मतलब ब्लड वेसल, वासो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, डायमीटर का कम होना, डायमीटर का कम होना मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, सही है कि नहीं, डायमीटर का कम होना मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि कोई भी पाइप है आपके पास, तो वो पाइप को अगर हम लोग उसका मुंह दबा देते हैं, राइट, मतलब उसको, उसका डायमीटर अगर कम कर देते हैं, तो उस पाइप में से जो आने वाला पानी वो और दूर तक जाता है कि नहीं। हैव यू एवर सीन दिस, हैव यू एवर यूज्ड दिस पाइप फॉर गार्डनिंग और फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और फॉर वॉशिंग द कार, ऐसा कभी आपने यूज किया है, देखा है आपने? यस हेलो, सर। क्या, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग डायमीटर कम करते हैं, आजकल तो जेट्स वगैरह निकल रहे हैं, गाड़ी धोने के जो जेट रहते हैं, या फिर टॉयलेट वगैरह साफ करने के म्यूनसिपालिटी के लोग जेट यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, नोजल को बहुत छोटा फाइन कर देते हैं। तो नोजल को जितना छोटा करेंगे उतना प्रेशर से पानी बाहर आएगा। तो वैसे ही एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर, आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, उनका ब्लड वेसल में जो डायमीटर है, वो डायमीटर को कम कर रहा है, डायमीटर को कम करते ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या था, देयर वाज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बिकॉज ऑफ व्हाट। तो किसे अभी हार्ट ताकत से पंप कर रहा है क्या, नहीं, हार्ट ताकत से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, हार्ट तो थोड़ा वीक हो गया बेचारा, तो उसको ने हेल्प किया बाय रिलीजिंग एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वासोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड इट हेल्प्ड द ड्रॉप इन प्रेशर, ब्लड प्रेशर उसको फिर से थोड़ा सा बढ़ा दिया और सारी चीजें नॉर्मल कर दिया, राइट। सो दिस इज द वे द किडनी एंड हार्ट इज रिलेटेड। सो हार्ट इज रेगुलेटेड बाय दिस, मतलब ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा है एंजियोटेंसिन। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, हार्ट इज आल्सो, अभी आप मतलब लाइक आपके पीछे कुत्ता पड़ा था, राइट, तो कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है, आप आगे आगे भाग रहे हो, आपके दिमाग में 14 इंजेक्शन दिख रहे हैं, कुत्ते के खतरनाक दांत दांत दिखाई दे रहे हैं, तो वो भागते 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 आप अचानक लेफ्ट टर्न अपने ले लिया और कुत्ता स्ट्रेट निकल गया, तो आप जो डरे हुए थे वो डर आपका थोड़ा सा भी शांत हो जाएगा। घर पे आप बोलोगे मम्मी आज मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, राइट। तो आप घर पे जाके फिर क्या करोगे, रिलैक्स करोगे। तो जब रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है, रिलैक्स किसकी वजह से कर रहे हो पता है, बिकॉज ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन थ्रू द वेगस नर्व, राइट, वेगस नाम का नर्व है जो हमारा प्रिटी लाइक इट्स द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ये ब्रेन से आ रहा है डायरेक्ट, ओके। सो वेगस नर्व से एसिटाइल कोलिन हार्ट तक आएगा, हार्ट को थोड़ा रिलैक्स करेगा, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारी बॉडी को थोड़ी सी शांति देगा, कौन, एसिटाइल कोलिन। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब थोड़ा हाई लेवल पे काम करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, इस तीन, फाइट फ्लाइट और फ्राइट, फ्राइट यानी कि डर, फियर भी बोल सकते हैं, इस ट्रिपल एफ कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और बाकी टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है बाकी टाइम पर। अंडरस्टैंडिंग दिस? हेलो, आ रहा है क्या समझ में?
Yes, sir. अरे हो क्या जिंदा या निकल गए लोग? हेलो, are you all understanding this? Yes, sir. Yeah, Ira, I think you joined in late. I'm recording this session. Later on, you watch the initial part, initial part of the recording, so that you cover up what you have missed. Okay. चलो, अब अली देखो और कुछ बाकी इस चैप्टर में? No, sir. Anything else left in this chapter? Yeah, Ira, please check in your textbook. Anything else is left in this chapter? Please let me know the subtopic. If any subtopic is remaining, that I will teach over here. And if nothing is remaining, then I'll start with another chapter. चलो बताओ, जल्दी बताओ. Sir, nothing is left. Yeah, Ira, have you checked? Ira, do you have your textbook with you? उसके textbook में से देख लेने दे बेटा एक सेकंड. Ira, do you have your textbook with you? Sir, there's one organ spleen. हाँ, वो वाला पार्ट बाकी है ना. फाइन फाइन फाइन. तो उसके बारे में बताता हूँ. What is that entire thing called, Ira? What is that name? It's a parallel circulation. What is that? Lymph. Lymph So fluid it's circulate given होता है. large lymphatic organ. या सो इट्स नाउ आपकी बॉडी में ध्यान से सुनने की जरूरत है. जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड सर्कुलेट होता है, वैसे एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है. ओके, और लिम्फेटिक सिस्टम के अलग अलग मतलब अलग ब्लड वेसल्स है इसके, मतलब अलग वेसल्स. ऑब्वियसली इसको ब्लड वेसल नहीं बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे. तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो एक तो आपकी बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है. कहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है? थ्रू ब्लड वेसल सर्कुलेट हो रहा है. एक सेकंड, स्पार्क हुआ क्या? जस्ट अ सेकंड, लाइट गई है. एक सेकंड, ओवरलोड हो गया. ओवरलोड कौन सा? ये स्पार्क. अच्छा, हाँ. एक सेकंड होल्ड करो जरा. लाइट चली गई है क्या? इधर शॉर्ट हो गया. जॉइंट है वो. लाइट तो है वैसे. उधर शॉर्ट हुआ. एक सेकंड, स्पार्क हो गया. छोड़ो सर, रख दो उसको बाजू में, यूज नहीं करेंगे उसको. तो ये लगाए जो भी हुआ नहीं ना, पैर के ऊपर. अच्छा. हाँ, जल गया. एक सेकंड, ट्रिप हो गया. एक सेकंड देखता हूँ. नहीं सर, इधर से नहीं, शायद नीचे से हो गया. शायद नीचे से हो गया, क्योंकि इधर से तो नहीं दिखा रहा. बैकअप पे आया लेकिन. बैकअप पे आया. बैकअप पे आ रहा. नीचे से देखना पड़ेगा. नीचे जाके. नहीं, नीचे जाके देखना पड़ेगा. खैर, स्पार्क गया ना जरा. हाँ, उधर ले लेता हूँ. वो वाले क्लासरूम में ले लेता हूँ. चिल्ड्रन, आई विल टेक इन अनदर क्लासरूम. वेट.
Yes, children, I am there. Yes, sir. Yeah. चलो अभी ये व्हाइट बोर्ड पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे लिम्फेटिक सिस्टम की, करेक्ट? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? लिम्फेटिक सिस्टम। लेट अस सी दैट फर्दर। लिम्फेटिक सिस्टम, तो जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी है। Similarly, we are having what? Lymphatic system also. Now, this lymphatic system is not, now who's circulating the blood in your body? Who's circulating the blood in your body? The heart is pumping the blood, it's circulating the blood in your body. But who's circulating the lymph? Nobody is circulating the lymph. And how it is circulating? वो इतना ब्लड के जितना फास्ट तो नहीं मूव हो रहा है, आराम आराम से मूव होता है। तो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसकी वजह से वो लिम्फेटिक फ्लूइड क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। ओके, सो द lymphatic system, the lymphatic fluid will move because of the alternate contraction and relaxation and peristaltic movement of our body. फिर हार्ट के पीछे डॉर्सल पार्ट में एक ग्लैंड रहता है जिसका नाम है थाइमस, और ये थाइमस 25 ml ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड को स्टोर करता है, ठीक है? और एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करेगा? ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है या थाइमस, जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड विल contract and release 125 ml of lymphatic system or lymphatic fluid into the blood, ठीक है? मतलब आप डेजर्ट में गए, आपको पानी नहीं मिला पीने को, फिर आप एकदम बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, चक्कर आके गिरने वाले हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि थाइमस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, थाइमस ग्लैंड, एंड इट पोर्स ऑल द lymphatic fluid 125 ml lymphatic fluid इसमें डाल देता है, ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता है। हालांकि जो lymphatic fluid है कंटिन्यूसली जो मूव होते होते अल्टीमेटली ब्लड में ही एंटर करता है वो, ठीक है? और this lymphatic system is rich in the lymphocytes. Lymphocytes are WBCs. They're a kind of a WBCs, right? तो kind of WBCs जो है lymphocytes, तो lymphocytes कहाँ पे रहते हैं? lymphatic system में रहते हैं। और वो lymphatic system को क्या करता है? अरे ब्लड का क्लासिफिकेशन रह गया ना हमारा, वो भी करता है। So lymphocytes क्या करेंगे? तो lymphocytes, they are the WBCs. They will fight against the bacteria, viruses, etc. ओके, सो ये lymphocytes ही lymphatic system में या lymphatic fluid में रहते हैं। एंड और एक जो आयरा बोल रही थी, दैट इज द स्प्लीन। सो वो स्प्लीन भी रहता है, दैट इज आल्सो एन ऑर्गन। ओके, स्प्लीन वो भी लिम्फ के एसोसिएटेड, lymphatic सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ही है। सो दैट स्प्लीन इज आल्सो स्टोरिंग द lymph फॉर सम टाइम। एंड लीवर एंड स्प्लीन आर द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज। के सेंटेंस आप लिख के रखो, लीवर एंड स्प्लीन आर द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज। ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज? लीवर एंड स्प्लीन आर द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज का मतलब क्या है? Yes, what do you mean by graveyard for RBCs? Are you listening? Are you understanding? It stores Hello? the dead RBCs. Not does not store, जो अपने डेड आरबीसीज है वो सब जाके कहाँ पे मरते हैं? वो जाके मरते हैं तुम्हारे इसमें लीवर एंड स्प्लीन में। every 120 days में मरते हैं ना। After every 120 days the RBCs die. So in a minute actually crores of RBCs die and new RBCs are entering into your blood. Okay, so crores of RBCs are dying and their new RBCs are entering into the blood. Who's producing the new RBCs? The megakaryocyte. Megakaryocyte is the stem cell in your femur bone. फीमर बोन में स्टेम सेल है मेगाकैरियोसाइट, वो कंटिन्यूसली आरबीसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? और पुराने वाले जो आरबीसीज है जो 120 दिन जिनके पूरे हो गए लाइफ स्पैन, वो जाके मर रहे, कहाँ पे मर रहे हैं? लीवर एंड स्प्लीन में मर रहे हैं। तो उसमें से जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है, उस हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, दैट इज फर्दर कन्वर्टिंग इनटू बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, right? Further converting into biliverdin and bilirubin, and that bilirubin is carried safely to your large intestine, and that's why your fecal matter is yellow in color. वैसे क्वेश्चन पूछा था नीट में, एक छोटा सा बच्चा वो सिर्फ व्हाइट कलर का दूध पी रहा है, व्हाइट कलर का दूध पी रहा है, लेकिन येलो कलर का फीकल मैटर कैसे एक्सक्रीट कर रहा है? इनपुट उसका व्हाइट है,
तो आउटपुट येलो कैसे? तो आउटपुट येलो है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन की वजह से, राइट? बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, these are yellow colored compounds which are excreted from our body by the liver, but then we carry it through the from the liver to the large intestine and excreted in fecal matter. आ रहा है समझ में? अगर कभी ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाते वक्त ठीक है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन लेके जाते हैं इसको, लेकिन अगर वो छूट गया बीच में तो तुम्हारी पूरी बॉडी में येलो कलर फैल जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जॉन्डिस। तो आपको क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। इसमें आपकी टंग, आईज, स्किन पेल येलो हो जाता है। देखा है आपने जॉन्डिस? हैव यू हर्ड अबाउट इट? इट्स आल्सो नोन एज येलो फीवर। हेलो Yes, sir. हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सब समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yeah. So that jaundice is what? Yellow fever. Okay. So ये हो गया आपका about lymphocyte and your lymphatic system. अभी circulation में हम लोग ने blood का classification हमको देखना है, but Ira just check if anything else is remaining in your lymphatic system. Just check. मेरे को बताओ कि और कुछ कोई point बाकी लिम्फेटिक में, लिम्फोसाइट्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में और कोई पॉइंट बाकी रहेगा तो बता। Yes, hello. Sir, nothing left. Yeah. So we just have to see the classification of blood. Okay. So एक सेकंड में just ink डालता हूँ उसमें and then we will continue. Therefore, I is equal to proportionality sin theta constant डाला k. Right. Yeah. चलो अभी आप बताओ मेरे को, हाउ इज ब्लड क्लासिफाइड? एक पॉइंट रह गया था हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। चलो बताओ जल्दी। यस, हेलो, डू यू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड? जल्दी जल्दी बताओ। So RBCs, WBCs. वैसा वैसा नहीं रिवर्ट, स्टेप बाय स्टेप। पहला तो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब क्या? अभी जो तुम बोल रहे थे वो WBCs, RBCs, okay, they will come under what? Formed elements. Okay, then after that, after formed elements, what do we have? Here we are having plasma. Plasma is the liquid form of the blood. ठीक है, तो formed elements में जैसे कि आपने बोला, we are having WBCs को हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। ओके, फिर RBCs को एरिथ्रोसाइट्स, और फिर बाद में थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स। एंड यहाँ पे प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या आएगा?
सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस आएंगे। डिजॉल्व सब्सटेंसेस यानी कि ग्लूकोज, ओके, फिर ग्लूकोज के अलावा vitamins, amino acids, water, nutrients, ठीक है, जो कुछ भी ब्लड में soluble है वो सारी चीजें, आयन, salts, minerals, आयन, salts, minerals, ये सारी चीजें इसमें आने वाली है। किसमें? प्लाज्मा, ओके, डिजॉल्व जितनी भी चीजें हैं वो। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है जो डिजॉल्व नहीं होते ब्लड में, जो ऑब्वियसली सॉलिड पार्ट है ब्लड का, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं। इनका जो नंबर है दैट इज 5000 to 10,000 पर ml। आपके ब्लड के 1 ml में 5000 to 10,000 क्या रहता है? डब्ल्यूबीसीज। इरिथ्रोसाइट्स कैसे रहते हैं? कितने रहते हैं 1 ml में? 1 ml में द इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज आर अराउंड 5 लाख, 3 लाख to 5 लाख। तो आरबीसीज काफी छोटे एज कंपेयर टू द डब्ल्यूबीसीज। इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज लाइक 10 डेज, 10 डेज का इनका लाइफ स्पैन है। इनका लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का है। थ्रोम्बोसाइट्स कितने रहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स अराउंड 100,000 यानी कि 1 लाख थ्रोम्बोसाइट्स रहते हैं पर ml ऑफ ब्लड के अंदर। ओके, सो ल्यूकोसाइट्स आर फर्दर classified into, बोलो Ira, leukocytes are further classified into granulocytes and agranulocytes. Correct? Granulocytes and agranulocytes. Yeah, तो granulocytes में भी we are having further, क्या है granulocytes में? We are having acidophil, Neutrophil. basophil, neutrophil. Right? Acidophil जो acidic dye की तरफ attract होता है, eosin is an acidic dye. Acidic dye की तरफ attract होता है, fill यानी कि to love. So acidophils are actually eosinophils. They are attracted towards the eosin dye. Eosin is an acidic dye. Then we are having neutrophil, and then we are having basophil. So neutrophil are attracted towards the neutral dye, okay, and basophils are attracted towards the basic dye. Which is the basic dye? Basic dye is methylene blue. Basic dye कौन सा है? Methylene blue. Methylene blue एक basic dye है, उसकी तरफ attract होते basophils। अच्छा, basophils are also known as mast cells। अभी इसको मस्त मत बोलना, मस्त नहीं है ये, mast cells है। क्या है? mast cells। अच्छा, mast cells क्या करते हैं? mast cells store histamine, right? mast cells store histamine। कोई आपके कान के नीचे जोर से बजाएगा तो क्या हो जाता है? गरम गरम लगता है, ठंडा लगता है, गरम लगता है। यस, खाया है आपने? मार खाया है कभी? तो सर गरम लगता है। हाँ, गरम लगता है। तो गरम क्यों लगता है पता है? तो कोई जब जोर से मारता है या कहीं हनी भी स्टिंग हो जाता है, वहां पर भी हिस्टामाइन रिलीज होता है। जहां पर हिस्टामाइन रिलीज होता है वहां पे थोड़ा गरम लगता है। तो 3 आर वहां पे लगते हैं। एक आर है रेडिएशन ऑफ हीट यानी कि गरम लगना। दूसरा आर है रेडनेस, राइट? दूसरा आर क्या है? रेडनेस आ जाता है वहां पर, ठीक है। जो जहां पे मार खाए तो हाथ की उंगलियों का निशान भी आ जाता है कभी कभी, राइट? तो वो रेडनेस, लाल हो जाता है। Yeah, so what we were saying, radiation of heat, redness, और तीसरा है formation of wholes। wholes मतलब क्या? WHORLS, wholes और wholes। तो ये हिस्टामाइन के रिलीज होने की वजह से हो जाता है। तो हिस्टामाइन कहाँ से रिलीज होता है? हिस्टामाइन रिलीज होता है मास्ट सेल से, which are also called as basophils। basophils store histamine and they release। जहां पर भी हनी भी स्टिंग हो गया, जोर से मारा, तो रेडिएशन ऑफ हीट होगा, लाल होगा, इन्फ्लेमेशन भी होगा, थोड़ा हल्का सा सूज भी जाएगा, और वर्ल्स आएंगे। एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्स। वर्ल्स मतलब क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हाथ का जो लाइक उंगलियों के निशान आ गए उसके ऊपर, या थोड़ा सा ऊपर आ गया वो, सो दैट इज वर्ल्स, WHORLS, राइट? So this is the function of mast cells. The neutrophils are involved in phagocytosis and acidophils are उनका जो स्ट्रक्चर है बाइलोब्ड है, राइट? न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड and they are also involved more or less in
फागोसाइटोसिस। और एक अभी क्योंकि कोरोना इज एन वायरल डिजीज और इतना पीक पर है, ठीक है, सिंस लास्ट 1.5 ईयर, तो वायरस के अगेंस्ट जो आरबीसी फाइट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आर द डब्ल्यूबीसीज व्हिच फाइट अगेंस्ट द वायरस। वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? इंटरफेरॉन। ये भी एक तरीका का एंटीबॉडी है, राइट? इट विल फाइट अगेंस्ट व्हाट? इंटरफेरॉन विल फाइट अगेंस्ट व्हाट? वायरसेस। ओके, एंड फागोसाइटोसिस वगैरह बैक्टीरिया का फागोसाइटोसिस होता है। ओके, देन ग्रैन्युलोसाइट्स में तो आ गया एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। फिर ए ग्रैन्युलोसाइट्स में वी आर हैविंग, बोलो, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में वी आर हैविंग मोनोसाइट। मोनो यानी कि मोनिया। मोनिया इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। और मोनोसाइट के बाद में और एक कौन है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी दो टाइप है। कौन से दो टाइप है लिम्फोसाइट में? T and Lymphocyte B. we are having, yes, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte because they are produced in bone marrow and they mature in bone marrow. T lymphocyte because they are produced in bone marrow but they mature in thymus. Okay, देखो lymphocytes obviously lymphatic system में होंगे ना, तो that's why they are, and thymus is an organ of the lymphatic system. So thymus में जाके mature होते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं T lymphocyte. दोनों प्रोड्यूस बोन मैरो में होते हैं, लेकिन ये बोन मैरो में मैच्योर होता है, ये थाइमस में मैच्योर होता है। तो T lymphocyte and B lymphocyte. So lymphocytes again they are also involved in phagocytosis. Monocyte is also involved in phagocytosis. 70% of your granulocytes are neutrophils, right? Then monocyte, lymphocyte, basophil, neutrophil, acidophil. These are the different types of what? WBC. ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? हेलो? Yes, sir. Yeah. So formed elements may we have leukocytes. Leukocytes are further divided into granulocytes and granulocytes. Granulocytes further divided into acidophils, neutrophils, basophils. Basophils are also called as mast cells. वो क्या फंक्शन करते हैं? स्टोरेज ऑफ हिस्टामाइन क्या करता है वो मैंने आपको बताया। देखना, कभी आपको सर्दी हो जाती है तो आपका नाक लाल हो जाता है। नाक क्यों लाल हो जाता है? और नाक हल्का सा स्वेल भी हो जाता है, सूजन भी आ जाती है नाक पे, क्योंकि वहां पर क्या रिलीज होता है? हिस्टामाइन। अच्छा, हिस्टामाइन अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करता है। नाक में स्वेलिंग करेगा, पेट में एसिड रिलीज करेगा, HCl रिलीज करेगा। अगर पेट में हिस्टामाइन रिलीज होता है तो वहां पर HCl रिलीज करता है, राइट? लेकिन अगर नाक में और स्किन पे हिस्टामाइन रिलीज होता है तो वो क्या करेगा? इट विल कॉज द ट्रिपल आर, जो मैंने बोला, रेडिएशन ऑफ हीट, रेडनेस, फॉर्मेशन ऑफ बोल्स एंड और क्या बोला था मैंने? इन्फ्लेमेशन। ओके, swelling or inflammation. So all this is the effect of histamine, which is stored in basophils. So neutrophils, मैंने बोला कि they are involved in neutrophils and acidophils involved in phagocytosis. Acidophils, eosinophils, bilobe nucleus वाले, acidophils, neutrophils, basophils. फिर यहाँ पे हमारे पास A granulocytes, उसमें monocyte और lymphocyte. Monocyte largest WBC, lymphocyte are the major antibodies in our body. They are of two types, B lymphocyte and T lymphocyte. So lymphocytes are major एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। तो जब कोई वायरस, एड्स का वायरस अटैक करता है तो हमारे टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, टी सेल्स बोलते हैं, टी सेल्स पे अटैक करता है एड्स का वायरस। ओके, दैट इज HIV वायरस। देन एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स आर द आरबीसीज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर्ड टू द डब्ल्यूबीसीज। देन एरिथ्रोसाइट्स में दे आर बाइकॉन्केव। ओके, बाइकॉन्केव मतलब कैसा? पॉपिंस की गोली देखिए, पॉपिंस ऊपर भी डिप्रेशन रहता है, नीचे भी डिप्रेशन रहता है। या और एक वो कौन सी गोली थी? एल्पेनलीबे। एल्पेनलीबे ऊपर से भी डिप्रेशन, नीचे से भी डिप्रेशन। सो इट्स अ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। एरिथ्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा है? बाइकॉन्केव। ओके, और क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। सर माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है? उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो ब्लड के फ्लो के साथ बह रहा है। अगर वो एनर्जी कंज्यूम करने लगा, अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो ऑक्सीजन उसको दूसरों को देना है वो खुद कंज्यूम कर बैठेगा, राइट? हम लोग चोर के हाथ में पैसा नहीं देते कि जा बैंक में जाके डिपॉजिट करता है। वो चोर बैंक में डिपॉजिट करने की जगह पे खुद के पॉकेट में डिपॉजिट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट गिव मनी टू थीव्स, राइट? वैसे ही इरिथ्रोसाइट्स, अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो हम लोग उसको ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का जॉब नहीं देते। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करना है तो इट हैज टू बी डिवॉइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही नहीं उसमें, न्यूक्लियस नहीं है इसके लिए। क्यों सर? सेल डिवीजन के लिए लगता है न्यूक्लियस। तो सेल डिवीजन इसको करना नहीं, इसको जाके मरना है। कहाँ पे मरना है? 120 दिन के बाद में मरना है। कहाँ पे मरना है अली? कहाँ पे जाके मरना है एरिथ्रोसाइट को, आरबीसी को? Spleen. लीवर एंड स्प्लीन। सो 120 दिन के बाद में उसको वहां पे जाके मरना है। सेल डिवाइड होनी नहीं है,
सो नए आरबीसीज कहां से बनने वाले? मेगा कैरियोसाइट से, व्हिच इज द स्टेम सेल इन द फीमर बोन. ओके, सो इरिथ्रोसाइट्स, दीज आर very small, biconcave, they are devoid of nucleus and mitochondria, तो shape उसका कम हो जाएगा so that they can easily enter into the capillaries, right? So this is all about the erythrocytes. Then thrombocytes, they are involved in what? They are involved in blood Coagulation. clotting. Yes, coagulation of blood or blood clotting. अच्छा, ब्लड कोएगुलेशन ब्लड के अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक एंटी कोएगुलेंट है. वो एंटी कोएगुलेंट का नाम क्या है? अंदर के अंदर कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए एंटी कोएगुलेंट एक है. एंटी कोएगुलेंट का नाम क्या है? heparin is the natural anticoagulant. Aira, please note all this. Each of the points are power points. मतलब एक important point है, हर point पे मेरे क्वेश्चन आ सकता है, जो बताया मैंने ये सारी चीजें. So heparin is the natural anticoagulant. मतलब ब्लड जब अंदर के अंदर घूम रहा है तभी कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए. तो heparin जब कट हो गया, कट होने के बाद में heparin डीएक्टिवेट होना चाहिए. वहां पे थ्रोम्बोसाइट्स रिलीज करेंगे. बड़ा प्रोसेस है, ठीक है. मतलब आपके बुक में तो खैर शॉर्ट में ही दिया है, तो आप थोड़ा बुक से देख लेना ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर, राइट? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट्स कन्वर्ट into thromboplastin वगैरह, and then ultimately fibrinogen is converted into fibrin, and fibrin forms a mesh like structure which prevents the flow of blood, right? blood clotting कर देता है कौन? थ्रोम्बोसाइट्स का जो लास्ट प्रोडक्ट है फाइब्रिन, वो ब्लड क्लॉटिंग करता है. तो एक लंबा प्रोसेस है, ये सिर्फ बुक में से देख लेना, ब्लड क्लॉटिंग वाला, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ऑल दैट. Rest everything we have done over here. Okay, rest everything we have done over here. Understood till here? Yes. Rucha, Aira, Ali, Soham, did you Yes, sir. understand? समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes. So this is all about the chapter circulation. तो ये हमारा हम लोग ने पूरा डबल सर्कुलेशन हम लोग देख चुके हैं. फिर इलेक्ट्रिक impulses कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सिनोएट्रियल नोड टू एवी नोड, फ्रॉम एवी नोड टू बंडल ऑफ ईस्ट पॉकेट फाइबर, वो हमारा हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट. ईसीजी एक रह गया, वो एक इंपॉर्टेंट है ईसीजी, उसके रिलेटेड. बाकी सारे डिसऑर्डर्स भी हो गए, सारी चीजें हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड हो गया, सारी चीजें हो गई. बस अभी ईसीजी बाकी है, तो फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा. ओके, सो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. जो ब्रेन का कार्डियोग्राफ निकालते हैं, ब्रेन का क्या है? ईईजी रहता है ब्रेन में. ब्रेन का अगर आपको देखना है कि ब्रेन आपका कैसा फंक्शन कर रहा है, दिस इज नॉट एग, दिस इज ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम. और हार्ट के लिए वी आर हैविंग ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब ब्रेन का जो ग्राफ रहता है बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, राइट? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और उसको रीड करने वाले ही बहुत कम डॉक्टर्स है इंडिया में, राइट? सो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में वेव्स रहते हैं, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, थीटा वेव्स, ऐसे अलग अलग वेव्स रहते हैं. लेकिन ईसीजी थोड़ा सिंपल है, ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, राइट? ठीक है, so this should be even feebler. Yeah, so this is your P wave, Q, R, S and T. Okay, P, Q, R, S, T. तो P वेव क्या सिंबलाइज कर रहा है? देखना, मैंने आपको बताया था कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल्स. एट्रिया रिलैक्स होने के बाद में फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. So first atria will contract, then they will relax, then ventricles will contract powerfully, and then they will send blood to all parts of the body. So atria बहुत feebly contract होता है ना, तो उनको blood कहाँ से भेजना है? From atrium to the ventricles. फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे इधर ही भेजना है, और वेंट्रिकल्स को तो पूरी बॉडी में भेजना है. तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट वेरी फीबली, तो एक फीबल आपको कॉन्ट्रैक्शन, फीबल वेव आपको दिखाई दे रहा है. तो P इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया. ओके, देन ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, QRS, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स जब पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट, एट्रियम रिलैक्स और वेंट्रिकल्स जब पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये वेव आता है. ठीक है, अब ये पोटेंशियल आप देखना, थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप होता है. देखना आपका हार्ट जो है, इट वर्क्स ऑन 120 मिलीवोल्ट पोटेंशियल. ये कितने पोटेंशियल पे काम करता है? 120 मिलीवोल्ट के पोटेंशियल पे काम करता है.
सर ये पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, ये आयंस एक्सचेंज करके पोटेंशियल जनरेट करते हैं कितना 120 मिली वोल्ट का। वही हम लोग मिली वोल्ट जो है वो मेजर कर रहे हैं चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगा के, माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं चेस्ट पे, और वो मिली वोल्ट वाला पोटेंशियल जो है वो मेजर करते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये एडिक्वेट होना चाहिए, 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये अगर नजदीक आ गया तो आपको अरिथमिया हो रहा है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली, ओके। तो ये डिस्टेंस एक्यूरेट होना चाहिए। फिर ये जो वेव है ये ऐसा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, शार्प कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वेंट्रिकल्स का। ये अगर फैला हुआ है मतलब वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम, वेंट्रिकल्स आपके बहुत टाइम ले रहे कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट को तकलीफ हो रही है कॉन्ट्रैक्ट करने में, ये उसका मीनिंग, ठीक है। एट्रियम का वेव बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। बहुत बड़ा है मतलब एट्रियम अननेसेसरीली पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट हो, राइट। और लास्ट में जब इंपल्स जो करंट जो छोड़ के जाता है, जब छोड़ के जाता है तो एक छोटा सा वेव देके जाता है। इंपल्स जो है ना करंट पे काम कर रहा है ना, तो करंट जब छोड़ के जा रहा है सेल्स को तो एक हल्का सा वेव देके जाता है, दैट इज द टी वेव। सो PQRST इज द कॉम्प्लेक्स। तो ये रीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन, राइट। डीपोलराइजेशन यानी कि सेल्स को एक्टिवेट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना पावरफुली, फिर बाद में फिर से रिकॉइल करना। रिकॉइल यानी कि हार्ट को रेस्टिंग टाइम मिलता है ना, तो ये नीचे यहाँ तक आने तक रेस्ट हो रहा है, और इतना पार्ट में रेस्ट ही हो रहा है। रेस्ट भी जरूरी है कि रेस्ट होगा तब अगला कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा, अगर रेस्ट नहीं हुआ तो अगला कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज योर ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आ रहा है समझ में? Yes, sir. So yeah, Ira, understanding this in detail, in depth. Yes, sir. Yeah. So then here we finished this chapter. Which chapter have we finished? We have finished with circulatory system. We have finished with circulatory system. Now, Ira, if you want any other chapter, please let us know. Text me, and we will continue with our bio session tomorrow. Tomorrow we'll have one more biology session in which we'll take another chapter. Okay. और अली और सोहम, आपके एग्जाम कोई नजदीक आ रहे, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको लेना है तो भी बोलो, आप अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम वी कैन टेक। अभी तो मतलब 10 मार्क्स के MCQs चल रहा है। वो तो मतलब अपना हो गया, वो प्लांट किंगडम उस पे। ओके फाइन, तो जो कुछ भी है मेरे को बताते रहो सो दैट वी कैन टेक। सो टुमारो वी विल हैव वन मोर सेशन, जैसे आज 1 घंटे का हुआ वैसे कल भी एक 1.5 घंटे का सेशन ले लेते हैं, तो एटलीस्ट एक चैप्टर शुरू हो जाएगा कल। ओके या, सो what are we supposed to say? Good afternoon and thank you all of you. Good afternoon, thank you. Good afternoon Good and thank you. afternoon. Thank you, sir. Yeah, welcome.